हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है बारिश से आपको गर्मी से काफी राहत मिली होगी और आपने भीगकर अपने शरीर की घुमरियों को भी ठीक कर लिया होगा। सो फ्रेंड्स, आज तारीख है 5 जुलाई, दिन है बुधवार। दोस्तों, आज की हिंदी तिथि है द्वितीया, श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष का उत्तराषाढ़ व श्रवण नक्षत्र है, योग है वैद्यति व विष। दोस्तों, दो नक्षत्र और दो योगों का संयोग है। परिवार ही हमारी मजबूती का आधार है। दोस्तों, बाकी सब बात की बातें हैं, बुरे वक्त में अपना ही परिवार के काम आता है। कहीं तो आज हम फिर शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज 24 टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल नई उमंगें लेकर आए। और देखते हैं सामना न्यूज 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों को संदेश भी दे सकते हैं। नई खोज में तो दोस्तों कार के डैशबोर्ड पर नजर आ रहे चिन्हों को समझना अब आसान होगा। स्मार्टफोन की मदद से इसकी आसानी से पहचान कर सकेंगे। इसके विजुअल लुकअप टूल कैसे काम करेगा वो भी बताएगा। जब हम कोई नई कार खरीदते हैं तो उसके डैशबोर्ड पर कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं जिनका मतलब आप समझ नहीं पाते, स्क्रीन पर नजर आ रहे। साइन को समझने के लिए कार की हैंडबुक निकालते हैं, लेकिन तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन कंपनी एप्पल अपने आगामी iOS 17 अपडेट में विजुअल लुकअप टूल फीचर को अपडेट कर रही है। इस फीचर के आने के बाद आप अपने फोन से ही डैशबोर्ड पर प्रतीकों को कुछ ही सेकंड में पहचान कर सकेंगे। विजुअल लुकअप फीचर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग कर फोटो पर नजर आ रहे प्रतीक चिन्हों को पहचानने और उनके बारे में अधिक जानकारी देने में मदद करता है। जब आप अपने फोन पर फुल स्क्रीन में फोटो खोलते हैं तो आपको फोटो पर एक सूचना आइकॉन दिखाई देता है। फोटो के ऊपर की ओर स्वाइप करें या आइकॉन पर क्लिक करें, सारे प्रतीक की पहचान करेगा और आपको बताएगा उन प्रतीक चिन्हों को किसका वास्तविक मतलब क्या है। अभी तक आप इसके बारे में परीक्षण सफल पाए गए हैं, लेकिन अभी कुछ परीक्षणों से गुजरना है ताकि उसकी सटीकता को आप बिल्कुल सही से समझ पाएं। इसके साथ ही स्क्रीन डिस्टेंस नाम से एक नया टूल भी लॉन्च हो सकता है जो मॉनिटर करेगा कि आपका फ़ोन आपके चेहरे से कितनी दूर है, और अगर वो बहुत करीब है तो आपको अलर्ट करेगा। डिवाइस को देखने की दूरी बढ़ाने से बच्चों में माइपिया का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही वयस्क उपयोगकर्ताओं को भी अपनी आंखों के तनाव को कम करने में आसानी होगी। संभावना है कि iOS 17 का ये अपडेट सितंबर में लॉन्च होगा। उम्मीद है कि आप आने वाले समय में दुनिया भर के साथ ही भारत में भी उपभोक्ताओं के साथ विजुअल लुकअप फीचर का वाला स्मार्टफोन होगा जो आपको सही सटीक जानकारी देगा। प्रधानमंत्री ने सिंघाई शिखर संगठन SCO की 23वीं बैठक में मेजबानी करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग तो किया ही, अफगानिस्तान से जुड़ी चिंताओं को भी प्रमुखता से उठाया जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध, भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और अमेरिका चीन तनाव की पृष्ठभूमि में वर्चुअल माध्यम से हुई। इस बैठक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। वास्तव में 2001 में अस्तित्व में आया SCO सब देशों की सीमा संबंधी विवादों के बावजूद न केवल एशियाई देशों के बीच सहयोग का एक विश्वसनीय मंच बनकर उभरा है, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में इसने अपनी उपयोगिता भी बढ़ाई है। हैरत नहीं, SCO के सदस्य देश वैश्विक GDP के 3% की हिस्सेदारी करते हैं, लेकिन इन देशों की राह में सीमा पर आतंकवाद और चीन की विस्तारवादी नीतियां अड़ंगे नहीं डालती। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीतियों के औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत के लिहाज से देखें तो ये वाकई एक बड़ी सफलता है कि SCO की बैठक में मंजूर किए गए घोषणा पत्र और संयुक्त बयान में आतंकवाद के मुद्दे को भी शामिल किया गया। इससे उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपन से निपटने के लिए सदस्य देशों के परस्पर सहयोग की बात कही गई है। अफगानिस्तान में भारतीय हितों को भी समझा जा सकता है, जहां अमेरिका के जाने और तालिबान शासन के आने के बाद से हालात बिगड़ते ही गए। भारत शुरू से ही वहां मानवीय मदद देता आया है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिबद्धता दोहराई है। इस संगठन के सदस्य देशों के बीच व्यापारिक सहयोग और विशेष रूप से भारत के हितों के लिहाज से देखें तो ईरान के SCO से जुड़ना भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे वहां चबराहा पोर्ट भारत के लिए उपयोगी होगा, तो इससे मध्य एशिया के देश सीधे समुद्री मार्ग से जुड़ सकेंगे। प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार देर रात 218 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए। ये सभी अधिकारी SDM उप जिलाधिकारी स्तर के हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक ही जिले में कई वर्षों से तैनात अधिकारियों को भी दूसरे जिलों में भेजा गया है। नियुक्त विभाग के तबादला नीति के तहत एक जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष के तैनात अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। बताया गया कि इसी तरह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मई 2024 में जिले में 3 वर्ष पूरा करने वाले उप जिलाधिकारियों को भी स्थानांतरित कर दिया गया।
तहसीलदार से प्रोन्नत होकर उप जिलाधिकारी बने। 67 अफसरों को भी इधर से उधर किया गया। सूत्रों ने बताया कि इन तबादलों से पहले डिप्टी कलेक्टरों के बारे में जिले के डीएम से भी फीडबैक लिया गया। पिछले विधानसभा चुनाव व नगर निकाय चुनाव में डिप्टी कलेक्टरों की भूमिका पर भी फीडबैक लिया गया। कई जिलों में तैनात सभी डिप्टी कलेक्टरों को बदल दिया गया और सभी पदों पर नई तैनाती कर दी गई। जनप्रतिनिधियों की शिकायतों व सिफारिशों का असर भी तबादले में साफ नजर आ रहा था। नियुक्त विभाग से तबादलों को लेकर चिराग तले अंधेरा वाले हालात हैं। विभाग ने देश भर में तहसील प्रशासन को फेट कर रख दिया है। थोक में 200 से ज्यादा तबादले किए गए, लेकिन दूसरे विभागों को पारदर्शी तबादले करने की सीख देने वाले महकमे ने इन तबादलों की सूची न तो विभाग वेबसाइट पर जारी की और न ही शासकीय पोर्टल पर अपलोड किया है। विभाग के अफसरों ने उच्च स्तर से तबादले के बारे में जानकारी साझा न करने की हिदायत का हवाला देते हुए चुप्पी साध ली। पूरे दिन प्रदेश भर में डिप्टी कलेक्टर के तबादलोों की जानकारी के लिए लोग बेचैन रहे। हालांकि इस बार दूसरे कई विभागों ने भी पारदर्शिता के लिए तबादलों की सूची जारी की है। तिलर रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जा रहे ओवरब्रिज के लिए मंगलवार को कार्यदायी संस्था और सेतु निगम के बगैर सूचना के क्रॉसिंग को दोनों अवरोध लगाकर मार्ग बंद कर दिया। रास्ता बंद होने से हजारों लोग दिन भर परेशान होते रहे। इस दौरान रूट डाइवर्ट कर वाहन गुजारे गए। 15 जून से ओवरब्रिज निर्माण की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम द्वारा आधी सड़क को कवर करके निर्माण कार्य करा रही थी। तिलर निगोई व्यस्तम मार्ग होने का दर्जनों गाँव के लोग तहसील मुख्यालय प्रतिदिन आते जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आवागमन को लेकर भी नगर व आसपास के लोगों का रेलवे स्टेशन आना जाना रहता है। मंगलवार सुबह सेतु निगम टीम ने रेलवे ट्रैक के दक्षिण की ओर रस्तों की धर्मशाला के सामने बोर्ड लगाकर सड़क बंद कर दी। दूसरी तरफ निगोई मार्ग पर गांव डबोरा के कब्रिस्तान के निकट बोर्ड लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया। आवागमन ठप होने से लोगों को जाने आने की परेशानी हो गई। चीनी मिल मुख्य गेट का रास्ता भी बाधित होने से चीनी मिल से शीरा चीनी के ट्रक और टैंकरों का भी गेस्ट हाउस से निकलवाया जा रहा है। एसडीएम दीपशिखा सिंह ने बताया कि रूट डाइवर्जन के लिए 3 रूट दिए गए हैं। रूट डाइवर्जन सुचारू कराना पुलिस का काम है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अनुमति मिलने के बाद ये व्यवस्था लागू होती है। प्रोजेक्ट प्लान का रूट डाइवर्जन आया था। सीओ कार्यालय से जानकारी ली जा सकती है। ये सब पुलिस के स्तर से ही होता है। सीओ प्रियंक जैन ने बताया कि पुलिस का इससे कोई लेना देना ही, पुलिस का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। इस मामले में एसडीएम से जानकारी ली जा सकती है। रूट डाइवर्जन सेतु निगम के पास होने चाहिए। उन्होंने पब्लिक मीटिंग करके लोगों को जानकारी देने की बात कही थी। देर शाम नायब तहसीलदार जगमोहन जोशी ने रूट डाइवर्जन की जानकारी देते हुए बताया कि हल्के वाहन ई रिक्शा सरेली से रोजवारी होते हुए दोदराज से हाईवे पर चलेंगे। बड़े वाहन कार और टेम्पो रटा वाले पुल से सुनरा अजमतपुर होते हुए बंतरा हाईवे पर पहुंचेंगे। बड़े वाहन निगोई से खुदागंज होते हुए कटरा हाईवे से निकलेंगे। ब्राह्मी प्राणायाम तनाव का सबसे अच्छा इलाज है। ये आपके मस्तिष्क को शांत बनाए रखने में मदद करता है। ब्राह्मी प्राणायाम रक्तचाप को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है। यह तनाव को दूर करता है। बेहतर नींद के लिए इसे रात्रिकालीन नियमित योग के रूप में शामिल किया जाता है। ब्राह्मी प्राणायाम स्वाद और सुगंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, तनाव और चिंता को से राहत देता है, आवाज को मधुर बनाता है और स्वर यंत्र को मजबूत करता है, गले की परेशानियों का इलाज करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, एकाग्रता में सुधार लाता है। ये सब करने से आपको जो लाभ मिल सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। ये आजकल के युग में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अपना कोई भी एक्सरसाइज को समय नहीं दे पाते हैं। ये हमें घर पे बैठ के ये जो है सारे आसन करने की सुविधा मिलती है, इसलिए इनको जरूर आप सब लोगों को अपनाना चाहिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास 10 मिनट तक सुबह शाम खाली पेट कर सकते हैं। सुबह 5-10 बार इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से अभ्यास में हम अतिरिक्त शुद्ध वायु भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वायु बाहर निकालते हैं। इससे रक्त की शुद्धि भी होती है, फेफड़े बलवान होते हैं, हृदय बलवान होता है, सर्दी जुकाम और दिमाग की शिकायतों में काफी हद तक बचाव होता है, गठिए के लिए फायदेमंद है, मांसपेशियों के में सुधार लाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, तनाव चिंता को कम करता है, पूरे शरीर के शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। ये सब इतने लाभ इसमें मौजूद हैं कि हम अपने को काफ़ी संतुलित कर सकते हैं और डॉक्टरों से जो इलाज की बजाय हम अपने इन प्राणायामों से भी इलाज करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसके शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग बाहर निकलते रहते हैं। साधक का ये भाव साध और साध बीमारियों को भी ठीक कर देता है। कपालभाति से माइग्रेन और अनुलोम विलोम से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। इन्हें करना चाहिए। आजकल पूरे देश में कॉमन सिविल कोड
का एक राजनीतिक मुद्दा चल रहा है जो कि समय के अनुसार बहुत आवश्यक है और इसे शीघ्रता शीघ्र बनना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग अधिकार होने से लोगों को पूरी तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की या उनको जहां पर उनके अपने अधिकार होते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कॉमन सिविल कोड के बनने के बाद में ये बातें शायद लोगों को ख़त्म हो जाएंगी और लोगों को हर काम में एक समानता के साथ मौका मिलेगा। इस मुद्दे पर समय समय पर बहस होती रही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख मिलता है, जहां राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से संविधान में राज्य को कॉमन सिविल कोड के लिए प्रयास करने हेतु निर्देशित किया है। आधुनिक भारत में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता प्रतीत होती है। हालांकि इस पर स्पष्ट और खुलकर बातचीत कभी नहीं हो पाई, क्योंकि जनता में इस मुद्दे को विवाद का मुद्दा बना दिया है। और यदि ध्यानपूर्वक देखें तो कॉमन सिविल कोड के लाभ हैं और इसे बनना चाहिए। कॉमन सिविल कोड का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तिगत विधियां एक समान कर दी जाएं। अभी भारत में व्यक्तिगत विधियां अलग अलग हैं। व्यक्तिगत विधियां उन कानूनों को कहा जाता है जो नागरिकों को निजी मामले को नियमित करते हैं, जैसे कि विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चा गोद लेना, उत्तराधिकार। ये सभी मामले नागरिकों को व्यक्तिगत मामले हैं जिन पर जिस समय भारत का संविधान बनाया गया तब इस मामले में भारत के सभी लोगों को उनके धर्म और जाति के रीति रिवाजों के अनुसार कानून मानने की छूट दी गई थी। वर्तमान में सभी समुदायों के लिए अपने अपने व्यक्तिगत कानून हैं। जैसे कि हिंदू समुदाय के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इत्यादि उपलब्ध हैं। ये दोनों कानून हिंदुओं के व्यवहार उनके उत्तराधिकार के मामले में नियमित करते हैं। इसी तरह मुसलमानों के लिए भी पार्लियामेंट में कुछ कानून बनाए हैं, जैसे कि मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम 1939। इस अधिनियम के तहत मुसलमान महिलाओं को अपने पति से तलाक लेने का अधिकार दिए गए। ये अधिनियम भारत की स्वतंत्रता के पूर्व बनाया गया है। ये अधिनियम में तलाक लेने के जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी अधिकार लगभग सभी हिंदू विवाह अधिनियम की तरह ही हैं। जिस तरह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में दिए गए अधिकारों पर तलाक लिया जा सकता है, इसी तरह मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में दिए गए आधारों पर एक मुस्लिम महिला तलाक ले सकती है। हालांकि मुसलमान पुरुष को तलाक देने के अधिकार पार्लियामेंट द्वारा नहीं दिए गए हैं, अपितु उन्हें अधिकार शरीयत से दिया जाएगा। एक मुसलमान पुरुष के पास शरीयत के अनुसार मुसलमान औरत को तलाक देने के लिए 4 से 5 तरीके उपलब्ध हैं। हाल ही में तलाक विधियत, जिसे 3 तलाक कहा जाता है, को भारत की पार्लियामेंट में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कोई भी मुसलमान अपनी पत्नी को एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकता है और इसे किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं माना जाएगा। हालांकि मुसलमान पुरुष को शरीयत में दिए गए अधिकारों के अनुसार तलाक देने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसी तलाक साबित नहीं हो पाती है। जब तक न्यायालय में तलाक साबित नहीं होता है तब तक तलाक को नहीं माना जा सकता। किसी मुसलमान पुरुष की विवाहित महिला कोर्ट में ये कह सकती है कि उसे किसी भी तरह का कोई तलाक नहीं दिया गया। आजकल कोर्ट के बगैर हस्तक्षेप के तलाक कभी भी मान नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि इस मामले को सभी के लिए एक जैसा संहिता पूर्वक कर दिया जाए तब सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में जो कानून हिंदुओं के लिए हैं लगभग वैसा ही कानून मुसलमानों के लिए भी है, लेकिन समझा जाता है कि दोनों कानूनों में अंतर है। अधिनियम के नाम भले भी अलग अलग है, लेकिन उनका मटेरियल अलग लगभग एक ही जैसा है। उत्तराधिकार के मामले में भी न्यायालय लड़का और लड़की को बराबर मानकर चल रहा है। स्त्री पुरुष दोनों को उत्तराधिकार के मामले में समानता दे दी गई है। ऐसी स्थिति में किसी धर्म की या किसी जाति की कोई भी ऐसी विधि जो स्त्री पुरुष में भेदभाव कर रही है उसे न्यायालय नहीं मान रहा है। विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकारी, इन सभी विधियां समस्त भारत के लिए एक तरह से कर दी जाएं, इसे ही कॉमन सिविल कोड कहा जाता है। हालांकि शादी करने के तरीके सभी
को अलग अलग मिलेंगे, लेकिन तलाक जैसे विषय एक ही आधार पर होगा। आज भी लगभग तलाक के अधिकार सभी जातियों प्रथाओं में एक जैसे ही हैं। 80% इनमें कोई अंतर नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर मालूम है। वो कॉमन सिविल कोड में ऐसे अंतरों को बरकरार रखा जा सकता है। ये इस तरीके की जो हमारे बीच में मत भिन्नता है उसको समाप्त करना ही कॉमन सिविल कोड कहलाता है, क्योंकि मानव की एक जैसी ही सबकी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को अगर एक कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत ले आया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के नागरिकों के लिए ये सबसे अच्छा दिन होगा, और ये एक दूरी जो बढ़ रही है समाज में वो दूरी भी घटेगी।